नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर अजीत पवार की पत्नी महाराष्ट्र की बनेंगी डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये बड़ी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगी और मीटिंग के लिए मुंबई पहुंची है सुनीता। और ऐसे में शाम को जो है शपथ ग्रहण संभव है और बेटे पार्थ को राज्यसभा भेज सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, जहां पर अजीत पवार की पत्नी सुनीता पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम होंगी। और विधायक दल की मीटिंग के लिए सुनीता सुबह ही मुंबई पहुंच गई हैं और फिलहाल वो अजीत के अधिकारित आवास पर देवगिरी में मौजूद है। उनके साथ उनका बेटा भी है। 62 साल की सुनीता फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा के किसी भी सदन की सदस्य नहीं है और दोपहर 2 बजे एनसीपी के विधायक दल और विधान परिषद सदस्यों की मीटिंग होगी, जहां उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और नाम के ऐलान के बाद से उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। शपथ ग्रहण जो है वो शाम को करीब 5 बजे होने की संभावना जताई जा रही है। सुनीता वर्तमान में राज्यसभा सांसद है और उनके डिप्टी सीएम बनने के बाद से ये पद जो है वो खाली हो जाएगा। खबरों की माने तो अजीत के बड़े बेटे जो है पार्थ पवार को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है। हालांकि पार्टी परिवार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि अजीत पवार की 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत के बाद से महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का पद जो है वो खाली हो गया है और अजीत के पास वित्तीय, आबकारी और खेल विभाग के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी पद था। खबरों की माने तो वित्त मंत्रालय सीएम फडणवीस के पास रह सकता है और ये भी दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार एनसीपी के दोनों गुटों के मर्ज पर बातचीत भी लगातार चल रही है और ऐसे में उस पर आखिरी फैसला जो है वो शरद पवार लेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि शपथ ग्रहण जो है वो शाम तक हो सकता है। ऐसे में महिला डिप्टी सीएम महाराष्ट्र की ये पहली बनेंगी अजीत पवार की पत्नी। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सुनीता के शपथ ग्रहण पर बोले हैं शरद पवार। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। शरद पवार ने ये बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अजीत पवार की पत्नी के शपथ ग्रहण पर शरद पवार बोले हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है और उनकी पार्टी आखिरी फैसला लेगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उनकी पार्टी फैसला लेगी। शरद पवार का ये बयान निकलकर सामने आया है। सुनीता के शपथ ग्रहण पर शरद पवार का ये पहला बयान सामने आया है निकलकर, जहां की कहा गया है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है और ये जो फैसला है वो पूरी तरह से पार्टी लेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत और अरब विदेश मंत्रियों की आज जो है वो बैठक होने वाली है। नई दिल्ली में आयोजित होगी बैठक और अरब वर्ल्ड के साथ भारत की सुप्रीम डिप्लोमेसी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज अहम बैठक होने वाली है और ये बैठक जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत और अरब विदेश मंत्रियों के साथ ये बैठक होने वाली है और ऐसे में इस बैठक का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। भारत कूटनीतिक दुनिया में एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है और नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज जो है दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हो रही है। और ये मौका इसीलिए भी बेहद खास है क्योंकि 10 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और अरब लीग के देश इस स्तर पर मिल रहे हैं। और इससे पहले 2016 में ये बैठक हुई थी, लेकिन भारत में ये पहली बार आयोजित की जा रही है। और इस महाकुंभ में पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के 22 देशों के प्रतिनिधि जो है हिस्सा ले रहे हैं। भारत और यूएई मिलकर इस बैठक के सह अध्यक्षता कर रहे हैं और शाम करीब 4 बजे ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। और पहले सभी विदेशी मेहमान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस मंच का जो मकसद है वो व्यापार, निवेश, एनर्जी और क्षेत्र की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रणनीति साझेदारी बनाना है। ऐसे में भारत के लिए ये बेहद ही खास बैठक है। भारत और अरब देशों के बीच सबसे उच्च स्तरीय संस्था मंच है। दिलचस्प बात यह है कि भारत और अरब विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी और अब ये जो दूसरी बैठक है वो नई दिल्ली में हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि भारत और अरब विदेश मंत्रियों की आज ये बैठक है। ऐसे में ये बैठक जो है बेहद ही खास मानी जा रही है। नई दिल्ली में ये बैठक है
आयोजित की गई है। दूसरी बैठक है जिसमें भारत और अरब विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है और इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। हालांकि भारत के लिए ये बैठक जो है बेहद ही खास माना जा रहा है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, जहां पर वो 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल होटल में की कोर कमेटी की बैठक। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं और 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल होटल में की कोर कमेटी की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे के लिए रात को कोलकाता पहुंचे हैं। उन्होंने शहर के एक होटल में बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक अनौपचारिक बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि अमित शाह ने कोर कमेटी के सदस्यों के साथ एक औपचारिकता बैठक की है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार के लिए उठाए जाने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। वरिष्ठ नेता ने बताया है कि लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चली है, जिसमें भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल, विप्लव देव और साथ ही कई अधिकारी जो थे वो मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि ये एक अनौपचारिक बैठक थी जो कि अमित शाह के न्यू टाउन इलाके स्थित होटल पहुंचने पर हुई। इसमें जाहिर तौर पर बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई, क्योंकि गृह मंत्री ने लोगों की राय पूछी है। गृह मंत्री असम के दौरा पूरा करके रात लगभग 10 बजे कोलकाता हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मौजूद रहे और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंद्र अधिकारी ने उनका भव्य स्वागत किया। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ऐसे में उन्होंने एक और औपचारिक बैठक की है और इस दौरान पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई ये बैठक बताई जा रही है। बता दें कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और जिसको देखते हुए बीजेपी जो है अभी से राजनीति तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा है और ये दौरा जो है बेहद ही खास माना जा रहा है चुनाव के लिहाज से भी। ऐसे में लगातार अमित शाह जो है वो पश्चिम बंगाल पर नजरें बनाए हुए हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में एक बार फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई है। किश्तवाड़ा के डोलगाम इलाके में छिपे आतंकियों से फिर से संपर्क स्थापित हुआ है और इसके बाद से मुठभेड़ लगातार जारी है और ये आतंकी पिछले 1 हफ्ते से इलाके में छिपे थे। सेना की व्हाइट नाइट कोर के मुताबिक ज्वाइंट ऑपरेशन 83-1 के दौरान कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को डोलगाम में आतंकियों का इनपुट मिला था और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन के दौरान एहतियातन जो है सीपोरा, चिगम और साथ ही चतरू को कवर करने के लिए 6 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। 15 दिन ये चौथी बार है 15 दिनों में जब इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही है। इसके साथ ही ये जो ऑपरेशन है 1 जनवरी से 18 जनवरी को शुरू हुआ था और इस दौरान लगातार मुठभेड़ का दौर जारी है। बता दें कि हालांकि आतंकी जो है वो घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहते हैं और इलाके में बर्फबारी भी जारी है। इसके बावजूद भी सुरक्षा बलों ने 2 फीट से ज्यादा बर्फ के बीच तलाश अभियान जो है वो लगातार जारी रखा है। 22 जनवरी को मालीदान टॉप और 25 जनवरी को जंसीर में भी सेना और आतंकवादियों के बीच 2 और मुठभेड़ हुई, लेकिन आतंकवादी एक बार फिर से जंगल के अंदरूनी इलाके में भाग गए। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर की सेना है लगातार आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के रामगढ़ क्षेत्र में अधीन पड़ते रतनपुर गांव में एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन आता हुआ दिखाई दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ड्रोन जो है वो रतनपुर गांव के ऊपर मंडराता हुआ देखा गया और इसके बाद से पाकिस्तान की ओर से ये चलाया गया है। स्थानीय लोगों ने इस ड्रोन को देखा और इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से आग्रह किया है कि वो कोई भी संदिग्ध वस्तु देखे तो इसकी जानकारी तुरंत ही पुलिस को दें। वहीं ड्रोन देखे जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार रामगढ़ समेत अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन को देखा गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार सतर्क मोड पर नजर आ रही है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सांबा में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी मची हुई है। फिलहाल सेना
ने इस पर फायरिंग भी की है, तो वहीं पुलिस जो है वो लगातार तलाशी अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि जो ड्रोन है वो पाकिस्तान की तरफ से आया है और लगातार पुलिस जो है और सेना जो है इसको जांच करने में जुटी हुई है। हालांकि इलाके में जो है वो हड़कंप मचा हुआ है, ग्रामीण जो है वो भय खाए हुए हैं और फिलहाल पुलिस जो है लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि ये पहला कोई मामला नहीं है कि ड्रोन देखा गया है, इससे पहले भी कई बार इलाके में ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद से पुलिस ने लगातार तलाशी अभियान चला है। तो वहीं सांभा में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है, जिसके बाद से सेना ने इस पर फायरिंग की और अब फिलहाल स्थिति जो है वो पूरी तरह से काबू में है। तो वहीं पुलिस जो है आगे अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। तो वहीं तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट के मामले में मंदिर के बोर्ड जो है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि उनसे किसी भी क्लीन चिट नहीं दी है। बोर्ड के चेयरमैन BR नायडू ने तिरुपति में पद्मावती रेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि SIT की चार्जशीट में श्रीवारी लड्डू बनाने में मिलावटी घी की मौजूदगी साफ तौर पर साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि कुछ समूह जो हैं वो झूठा दावा करके भक्तों का गुमराह कर रहे हैं और इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। दरअसल CBI ने फाइनल चार्जशीट में कहा है कि लड्डुओं में पशु चर्बी नहीं मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ था और इसके साथ ही कोर्ट में पेश चार्जशीट में भी कहा गया है कि प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी में वनस्पति तेल, बीटा कैरोटीन और साथ ही केमिकल की मिलावट पाई गई है। उत्तराखंड के भगवानपुर में भोला बाबा डेयरी ने मिलावटी घी की सप्लाई की थी। YSRCP के वरिष्ठ नेता और पूर्व TTD चेयरमैन ने कहा है कि CBI रिपोर्ट में तिरुपति लड्डू में कोई भी पशु चर्बी नहीं पाई गई है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में गठबंधन नेताओं के झूठे प्रचार और राजनीतिक नाटक का पर्दाफाश किया गया है। तो वहीं कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन CJ रॉय ने सेंट्रल बेंगलुरु में बता दें कि कंपनी के ऑफिस में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक ये घटना जो है दोपहर करीब 3:15 पर हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स विभाग की तलाशी चल रही थी और रॉय की सुसाइड के बाद से आयकर अधिकारी रेड को प्रोसेस के बीच में ही छोड़कर चले गए थे। पूरी तरह आपको बता दें कि रॉय की जो नेटवर्क है वो 9,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और उनके पास प्राइवेट जेट और 200 से ज्यादा लग्जरी कारें थी और इनमें से 12 रोल्स रॉयल भी शामिल है। मूल रूप से केरल के रहने वाले रॉयल का कारोबार जो है कर्नाटक और दुबई में फैला था। कॉन्फिडेंट ग्रुप केरल और कर्नाटक का रियल एस्टेट डेवलपमेंट था और पुलिस ने बताया है कि IT अधिकारी मौके पर मौजूद थे। बेंगलुरु पुलिस जांच के तौर पर पूरी तरह से IT विभाग से जरूरी जानकारी जुटा रही है और उधर रॉय की पत्नी और बेटा शनिवार को बेंगलुरु के अस्पताल पहुंचे, जहां पर उनको पोस्टमार्टम सेंटर पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से बर्फबारी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में माइनस टेम्परेचर में बढ़ोतरी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली NCR में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं यूपी में 30 जिलों में तेज ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में तेज सर्दी के 40 दिन का फेस चिलई कला कहते हैं और 30 जनवरी को ये खत्म हुआ है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रात का मिनिमम टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को श्रीनगर का तापमान जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 1.30 डिग्री सेल्सियस रहा और ये गुरुवार रात को -0.6 डिग्री सेल्सियस था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे पर भी घना कोहरा देखने को मिला, जिस कारण 5 वाहनों में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की जान भी गई है। इधर उत्तर प्रदेश में बारिश जो है लगातार बारिश से ओलावृष्टि के बाद से सर्दी भी बढ़ी है और आज 30 से ज़्यादा जिलों में कोहरे और सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। आगरा में घने कोहरे के कारण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। उधर उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम लगातार जारी है, लेकिन आज दिल्ली NCR के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश, बर्फबारी और कड़ाके की ठंड का नया दौर अब शुरू हो गया है। तो वहीं दिल्ली NCR के मौसम की अगर बात करें तो दिल्ली NCR में मौसम की दोहरी मार देखने को मिल रही है। ठंड के साथ साथ आंधी और बारिश का असर भी है।
दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में है। जनवरी के आखिरी दिन यानी कि राजधानी में कड़ाके की ठंड के साथ सुबह की शुरुआत हुई है। न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि सुबह के समय मध्यम स्तर पर कोहरा भी देखने को मिल रहा है। दिन चढ़ने के साथ ही मौसम के और भी करवट लेने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने आज के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज शाम के समय गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। अधिकांश तापमान जो है वो लगभग 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और इसके साथ ही आईएमडी के मुताबिक 31 जनवरी यानी कि आज से 2 फरवरी के बीच बहुत हल्की से हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 4 और 5 फरवरी को आसमान जो है आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है, जबकि अगले 6 दिनों तक सुबह के समय उथल पुथल देखने को मिलेगी और कोहरे छाए रहने के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं अमेरिका में डंकी रूट से एंट्री करने के मामले में बीते 1 साल में हर रोज कई भारतीय लगातार पकड़े जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि डंकी रूट से कई भारतीय जो हैं हर साल मतलब कि रोजाना की अगर हम बात करें 65 भारतीय पकड़े जा रहे हैं और ऐसे में जनवरी से दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका बॉर्डर एंड कस्टम के कुल 23,830 भारतीयों को पकड़ा गया है। विभाग के मुताबिक एंट्री के मामले घटे हैं, लेकिन इस पूरी तरह से इसे रोका नहीं गया है। पूर्व राष्ट्रपति जो कि बाइडेन के कार्यकाल में 2024 में कुल 85,119 भारतीय पकड़े गए। अधिकारियों ने बताया है कि इस बार एक नया ट्रेंड भी अब सामने आया है। अमेरिका में एंट्री करते पकड़े गए सभी भारतीय सिंगल एंटिटी यानी कि अकेले ही थे। कोई भी भारतीय परिवार के साथ यहां पर नहीं पकड़ा गया है, जबकि 2024 में पकड़े गए भारतीयों में से करीब 20,000 भाई पत्नी या फिर बच्चों के साथ अमेरिका में अवैध रूप से एंट्री कर रहे थे। वहीं अमेरिका में कनाडा और मैक्सिको बॉर्डर में के बजाय अब तुर्की और दुबई रूट से अवैध एंट्री के मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि साल भर में 23,000 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में तुर्की और दुबई के रूट से यूएस में लगातार एंट्री हो रही है। अमेरिका के डंकी रूट से हर रोज कई भारतीय पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में साल भर की अगर हम बात करें तो 23,000 लोग अब तक 1 साल में गिरफ्तार हुए हैं और तुर्की दुबई के रास्ते से अब जो हैं वो भारतीय यूएस में एंट्री ले रहे हैं और साल भर में 23,000 लोग फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। अगर इस बीते साल की हम बात करें तो इस साल में अकेले लोग ज़्यादा पकड़े गए हैं और इससे बीते दिनों की अगर हम बात करें, बीते साल की बात करें तो लोग जो है वो फैमिली के साथ, भाई बहन के साथ और माता पिता के साथ यूएस में लगातार एंट्री लेते हुए भी पकड़े गए हैं। तो वहीं ट्रंप प्रशासन ने इजराइल और सऊदी अरब को बड़ी मात्रा में हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है और इस फैसले के तहत इजराइल को लगभग 6 अरब डॉलर के हथियार दिए जाएंगे, जबकि सऊदी अरब को करीब 9 अरब डॉलर के हथियार मिलेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने देर रात इन हथियारों की बिक्री की घोषणा की है और ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है और ईरान पर संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। और यह हथियारों की बिक्री उस समय हो रही है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा में युद्ध विराम की अपनी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं और इस योजना का उद्देश्य जो है इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करना और गाजा का पुनर्निर्माण करना है। और लगभग 2 साल से चल रहे इस युद्ध में गाजा को भारी नुकसान हुआ है और हजारों लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि फिलहाल आपको बता दें कि युद्ध विराम जो है अधिकतर बना हुआ है, लेकिन इसके अगले चरण काफी मुश्किल हो सकता है। इसमें युद्ध विराम की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और हमास को हथियार छोड़ने के लिए मजबूर करने जैसी बड़ी चुनौतियां शामिल हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।